ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। आज की फिल्म एक एनिमेटेड वॉर फिल्म है। इस फिल्म में एक भाई बहन के संघर्ष को दिखाते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दिनों पर था, उस वक्त जापान के लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, ये फिल्म उसी कहानी पे आधारित है। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पे आधारित है। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं और ये लड़का कहता है कि 21 सितंबर 1945 को वो मर गया था। इसका मतलब है कि ये जो लड़का आपके सामने है, ये एक स्पिरिट है, यानी कि एक आत्मा है। और ये आत्मा एक लड़के की तरफ देख रही होती है, जहाँ पर कि एक लड़का नीचे जमीन पे बैठा होता है। ये लड़का दिखने में काफी कमजोर और उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। और नीचे बैठा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि मर चुका है। मतलब साफ है कि ये आत्मा वो सब देख रहा है जो कि अभी तक इसके साथ हुआ है। ये लड़का यहाँ पर नीचे पड़ा होता है और यहाँ से गुजरने वाले आसपास के लोग इस लड़के से चिढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो लड़का वहीं पे नीचे लेट जाता है और तभी ये लड़का एक नाम लेता है जो सेत्सुको होता है। दरअसल ये यहाँ पर एक स्टेशन पे होता है और इसके साथ यहाँ पर कई और लड़के भी होते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी आते हैं और वो सफाई कर्मचारी बताता है कि इनकी हालत से लगता है कि ये अब मरने वाले हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल होता है 1945 का और जगह होती है जापान का कोब शहर। वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम दिनों पर होता है और अमेरिकन प्लेन्स लगातार जापान पे बॉम्बिंग कर रहे थे। अमेरिकन प्लेन्स हवा में होते हैं और तभी यहाँ पर सायरन्स बजते हैं और तभी एक पुलिस ऑफिसर सभी लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहता है और सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक घर में हम एक परिवार को देखते हैं और यहाँ पे होते हैं सियता और उसकी छोटी बहन सेतिस्को और उनकी माँ। सियता के पिता जंग में गए होते हैं। सियता जरूरी खाने के सामान को वहीं पे जमीन में दफन कर देते हैं ताकि बॉम्बिंग से उनका सामान खराब न हो। सियता की माँ उसे सेतिस्को को शेल्टर में ले जाने के लिए कहती है। जाते जाते सियता अपने पिता की तस्वीर भी साथ लेकर जाता है। सियता के पिता जापानीज नेवी में एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। जब सियता बाहर जाता है तो वहाँ देखता है कि अमेरिकन प्लेन्स ने वहाँ पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। सियता समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरफ से जाए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा था। वहाँ से सियता अपनी बहन को पीछे लाद कर बीच की तरफ आता है और तभी हम देखते हैं कि उसका पूरा विलेज आग की चपेट में आ चुका है। ये दोनों इसके बाद एक जगह पे रुक जाते हैं और यहाँ पर बॉम्बिंग लगातार हो रही होती है। सियता देख रहा होता है कि सब कुछ राख बनकर उसके सामने से उड़ता जा रहा है। वो सेतिस्को से कहता है कि यहाँ पर हम सेफ है। सेतिस्को अपनी माँ के बारे में पूछती है। सेतिस्को एक छोटी बच्ची होती है और उसे अपनी माँ की याद आ रही होती है। तो सेतिस्को बताता है कि हमारी माँ शेल्टर में होगी और माँ ने कहा था कि बॉम्बिंग के बाद वो हमें ऊपर 2 पेड़ों के पास मिलेगी। वो सेतिस्को का चेहरा कपड़े से साफ करती है। तो सेतिस्को कहती है कि मेरा एक जूता गायब हो गया है, मतलब कि वो गुम गया है। तो सियता उससे कहता है कि वो उससे भी अच्छी चप्पल उसे ला कर देगा। बॉम्बिंग की वजह से यहाँ पर बारिश शुरू होती है जो कि काली बारिश होती है। जो कचरा यहाँ से ऊपर गया वही बरस के अब नीचे आ रहा है और ये बारिश उनके सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके बाद सियता ऊपर एक ढलान की तरफ आता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ का पूरा शहर जल के राख हो गया है। हर तरफ आसमान में राख उड़ रही होती है। तो सेतिस्को पूछती है कि क्या हमारा घर जल गया है। तो सियता इस पर कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि हमारे पिता उनकी इस हरकत का हिसाब जरूर लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि लोगों की लाशें जल कर राख हो चुकी हैं और वो यही जमीन पे पड़ी हैं। सभी लोगों के घर जल चुके थे और उनके पास अब जाने को कोई जगह नहीं थी। तभी वहाँ पर एक सोल्जर साइकिल पे अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है कि जो लोग भी घायल हैं वो एलिमेंट्री स्कूल अपना इलाज करने के लिए जाए। यहाँ पर सेतिस्को फिर एक बार अपनी माँ के बारे में पूछती है तो सियता बताता है कि वो शायद स्कूल में होगी। इसके बाद ये दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि घायल लोगों की काफी बड़ी लाइन लगी होती है। तभी एक महिला सियता के पास आती है और ये महिला उसकी पड़ोसी होती है। तो वो बताती है कि तुम्हारी माँ घायल है और काफी सीरियस कंडीशन में है। वो कहती है कि मैं सेतिस्को का ध्यान रखूंगी, तुम जाके अपनी माँ को देखाओ। सियता भागकर अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एक ऑफिसर मिलता है और वो सियता को पहचान लेता है। इसके बाद वो उसे उसकी माँ की रिंग दिखाता है। सियता काफी डर जाता है। ऑफिसर इसके बाद उसे अपनी माँ के पास ले जाता है और यहाँ पर वो अपनी माँ को देखता है जिसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसके पूरे शरीर पे पट्टी बंधी हुई थी और वो बेहोश थी और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। असल में सियता की माँ रेडिएशन के जोन में आ चुकी होती है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। इसके बाद सियता बाहर आता है और वो महिला उसे इस बात दुख जताती है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ और वो उन्हें राशन ला कर देती है। सियता अपनी माँ की रिंग को सेतिस्को के बैग में रख देता है और वो बताता है कि माँ की तबीयत खराब है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आज रात हम यही स्कूल में ही रुकेंगे, कल आंटी के यहाँ पर निकल जाएंगे।
जाएंगे। सेतुस्को अपनी माँ से मिलने के लिए काफी दुखी होती है और वो रोने लगती है। सिएता उसे अपनी माँ के बारे में बताकर और दुखी नहीं करना चाहता और वो सेतुस्को का मन बहलाने के लिए कर्तव्य करने लगता है। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि सिएता की माँ की मौत हो चुकी है और वो अपनी माँ को आखिरी बार देखकर बहुत दुखी होता है और इसके बाद उसकी माँ को लेकर जलाया जाता है। सिएता काफी दुखी होता है पर वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि सेतुस्को को इस बात की भनक भी लगे। इसके बाद वो दोनों अपनी आंटी के घर आ जाते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी के पूछने पर सिएता बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और वो झूठ बोल देता है कि सेतुस्को भी वहीं पर थी। रात को सिएता कमरे में जाता है और वो देखता है कि सेतुस्को अपनी माँ की रिंग को देख रही है। वो अपनी माँ को काफी याद कर रही थी। सिएता एक छोटी बच्ची होती है और उसके लिए अपनी माँ बहुत जरूरी होती है क्योंकि इस एज में हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत जरूरी होती है। पर सिएता उसे यकीन दिलाता है कि जब हमारी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो वो उसे खुद अपने साथ माँ के पास ले जाएगा। दूसरे दिन सिएता अपने घर की तरफ जाता है और बाहर जो उसने अपने आंगन में खाने का सामान दफनाया था उसे निकाल लेता है। उसमें एक चॉकलेट का डब्बा भी होता है। वो उसे अपने पास रख लेता है कि सेतुस्को को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे। वो सभी सामान अपनी आंटी को दे देता है और उसकी आंट बहुत खुश होती है। वो सिएता से उसकी माँ के बारे में पूछती है, क्या वो उन्हें मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। सिएता बताता है कि उसकी माँ की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है और वो ये भी बताता है कि वो नहीं चाहता था कि सेतुस्को को ये बात पता चले, इसीलिए उसने ये बात छिपा कर रखी थी। उसकी आंट इस बात से दुखी होती है और वो कहती है कि तुम्हें इस बात की जानकारी अपने पिता को देनी चाहिए। रात को सिएता और सेतुस्को बाहर होते हैं। सेतुस्को को जुगनू बहुत पसंद होते हैं। सिएता उसे जुगनू पकड़ कर देता है। इसके बाद वो नदी के पास आते हैं जहाँ पर काफी सारे जुगनू होते हैं, जैसे कि फलक के सितारे जमीन पर आ गए हो। सिएता उसे आंख बंद करके मुंह खोलने के लिए कहता है और वो उसके मुंह में एक चॉकलेट डाल देता है और उसके टेस्ट से सेतुस्को बहुत खुश होती है और घूमने लगती है, झूमने लगती है और सिएता अपनी बहन को खुश देखकर हंसने लगता है और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। बहन भाई का ये अनमोल प्यार होता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं और रात को उसकी आंट कमरे में आती है और वो सिएता से उसके स्कूल के बारे में पूछती है पर वो बताता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जाता है बॉम्बिंग की वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो वो पूछती है कि क्या तुमने अपने पिता को लेटर लिखा। तो सिएता बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसने अपने पिता को नेवल बेस पे लेटर भेज दिया था पर उसका कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंट उनसे काफी रूड तरीके से पेश आती है। रात को सब खाने पर बैठे होते हैं और अब इस घर में राशन भी ज्यादा नहीं बचा हुआ है और ये सब वो सिएता को सुना रही थी और तभी सायरन बजने लगता है। इसका मतलब होता है कि अमेरिकन प्लेन्स फिर से आ गए हैं। सब भागकर शेल्टर में आ जाते हैं। सेतुस्को को शेल्टर से काफी नफरत होती है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत थी। सुबह हम देखते हैं कि सिएता उसका मन बहलाने के लिए बीच पर आ जाते हैं तो वहाँ पर वो देखता है कि सेतुस्को के पेट पर काफी रैशेस आ गए हैं और वो यहाँ पर बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं। सिएता अपने उन दिनों को याद करने लगता है जब वो अपने परिवार के साथ इस बीच पर आया था। वो अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते थे। तभी यहाँ पर सायरन बजने लगता है। सिएता और सेतुस्को भागने लगते हैं और तभी रास्ते में सिएता नीचे बैठ जाती है और वो कहती है कि उसे भूख लगी है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर चला जाता है। वहाँ से वो अपनी आंटी के घर आ जाते हैं तो उसकी आंटी सिएता से कहती है कि वो अपनी माँ की ड्रेस को बेच दे, इससे उसे 15 किलो राइस मिल जाएगा और वैसे भी अब इस घर में राशन नहीं है। तो सिएता कहता है कि इतने महंगे कपड़ों के सिर्फ 15 किलो राइस। तो वो कहती है कि अगर खाना चाहिए तो ये करना होगा। वो उन कपड़ों को लेकर जाने लगती है। सेतुस्को रोने लगती है क्योंकि वो उसकी माँ के कपड़े होते हैं। सिएता उसे शांत करवाता है और उसे वो दिन याद आते हैं जबकि उसका पूरा परिवार एक साथ था, खुश था और उसकी माँ सेतुस्को से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद उसकी आंट राइस लेकर आ जाती है और आधा राइस उन्हें दे देती है पर सेतुस्को अभी भी उदास होती है। सिएता उसे बात करने की कोशिश करता है पर वो रोने लगती है। रात को सब खाना खाने लगते हैं तो सुबह सेतुस्को हलवा खाने से मना करती है। सिएता आंट से कहती है कि अगर उनके पास पिकल्ड प्लम्स हैं तो वो उसे दे दे पर उसकी आंट उन्हें काफी कुछ सुनाने लगती है कि वो कुछ काम नहीं करते, बस दिन भर खाते रहते हैं और वो कहती है कि तुमने अपने हिस्से का राइस ले लिया है और अब हमारे हिस्से में से खा रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिएता को ये सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि उसने वो राइस अपनी माँ के कपड़ों को बेचकर लाया था और वो कहती है कि आज से हम लोग अलग अलग खाएंगे। दूसरे दिन सिएता बैंक जाता है और वहाँ उसके माँ के अकाउंट में 7,000 येन जमा होते हैं। वो थोड़े पैसे निकालता है और अपने पिता को फिर से लेटर लिखता है और उन पैसों से वो कुछ बर्तन लेता है जिसमें कि वो खाना बना सके। वो सभी सामान को लेकर अपने आंटी के घर आ जाता है। रात को सिएता अपने और अपनी बहन के लिए खाना बनाता है। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि सिएता खाने का राशन घर लेकर
लेकर आ रहा था। तभी सतीश को रोने लगती है तो श्वेता उसे चॉकलेट का डब्बा दे देता है। अब उसमें भी सिर्फ 3 चॉकलेट्स बचे होते हैं। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो सतीश को नींद में जोर जोर से रोने लगती है और तभी उसकी आंटी आ जाती है। वो श्वेता को उसको चुप कराने के लिए कहती है तो श्वेता उसे रात को बाहर लेकर चला जाता है और तभी वहाँ पर सायरन बजता है। श्वेता सतीश को लेकर शेल्टर की तरफ चला जाता है और इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि सुबह श्वेता और सतीश को एक जगह बैठे होते हैं तो सतीश को उसे कहती है कि मुझे आंटी के साथ नहीं रहना, वो बहुत बुरी है। इसके बाद वो घर में सतीश को के साथ पियानो बजा रहा होता है और तभी उस पर उसकी आंट चिल्लाने लगती है। श्वेता अब अपनी आंटी के बर्ताव से परेशान होने लगा था और इसके बाद श्वेता अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वो शेल्टर के पास चले जाते हैं और वो काफी वक्त से खाली था और वहाँ पे कोई भी नहीं आता था। तो श्वेता बताता है कि आज से यही हमारा घर है। श्वेता खाना बनाने की तैयारी शुरू करता है और शाम को वो भरपेट खाना खाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे रात होती है तो नदी के पास जुगनू फिर से टिमटिमाने शुरू होते हैं। श्वेता जुगनू पकड़कर शेल्टर के अंदर लाता है और ये सब देखकर सतीश को बहुत खुश हो जाती है। तो श्वेता बताता है कि जब वो पैदा नहीं हुई थी तो एक बार वो अपने पिता के साथ नेवल बेस गया था। वहाँ पर आर्मी के परेड में काफी पटाखे फूट रहे थे और वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे। तो श्वेता देखता है कि बात करते करते सतीश को सो गई है। सतीश को एक छोटी बच्ची होती है और अब सतीश को की सारी जिम्मेदारी श्वेता के कंधों पर आ चुकी होती है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद सतीश को पूरी अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की जरूरत थी क्योंकि वो एक छोटी बच्ची होती है और उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। श्वेता अपने पिता को याद करने लगता है क्योंकि उसके लेटर का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। तो वह श्वेता जब पानी लेकर आता है वो देखता है कि सतीश को सारे मरे हुए जुगनू को दफना रही है। श्वेता के पूछने पर वो बताती है कि माँ भी मर चुकी है और आंट ने उसे सब कुछ बता दिया है और ये सुन के श्वेता बहुत भावुक हो जाता है, बहुत रोने लगता है। अब तक वो रोया नहीं था और आज सतीश को की बातें सुनकर वो खुद को रोने से नहीं रोक पाया। श्वेता उसके पास जाकर बैठ जाता है तो वो पूछती है कि ये जुगनू इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं और इसका जवाब श्वेता के पास नहीं होता। दूसरे दिन श्वेता उस किसान के पास अनाज के लिए जाता है जो उन्हें पैसों से अनाज देता है और इस बार वो मना कर देता है। श्वेता कहता है कि हमने पहले भी अपनी माँ के कपड़े बेचे हैं अनाज के लिए, पर वो कहता है कि बात कपड़ों और पैसों की नहीं है, मेरे पास अब इतना अनाज नहीं बचा है कि मैं बांट सकूं। तो वो उन्हें आंट के घर वापस लौट जाने के लिए कहता है पर वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त उसे एक किसान के घर के पास टमाटर का पेड़ दिखाई देता है। वो कुछ टमाटर तोड़कर लेकर चला जाता है। इसके बाद श्वेता अपनी बहन के बाल बना रहा होता है तो वो कहती है कि उसके पेट में दर्द होने लगा है और उसे बुखार भी है। उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया था। श्वेता एक खेत से जाकर शुगर केन तोड़ता है, मतलब कि गन्ने का पेड़ तोड़ता है जिससे कि सतीश को का शुगर लेवल बूस्ट हो जाए। और वो किसान श्वेता को पकड़ लेता है और बुरी तरह से पीटता है। श्वेता अपने हाथ जोड़ता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। सतीश को रोने लगती है। वो श्वेता को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आता है और पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद पुलिस श्वेता को छोड़ देती है। वो बाहर आता है और देखता है कि सतीश को बाहर खड़ी है। ये छोटी बच्ची उसका बाहर इंतजार कर रही होती है क्योंकि इसके पास अपने भाई के सिवा कोई और नहीं होता। ये बिल्कुल अकेली होती है, अपना भाई ही उसका एक लौता सहारा होता है। वो दौड़कर आकर श्वेता को गले से पकड़ लेती है तो श्वेता टूट जाता है और टूट कर रोने लगता है। वो सतीश को गले लगाता है। दूसरे दिन वो सतीश को शेल्टर के पास छोड़कर खाने की तलाश में चला जाता है। सायरन के बजते ही सब लोग विलेज के शेल्टर में छुपने लगते हैं और श्वेता आंटी के घर में घुस जाता है और वहाँ से बचा हुआ खाना लेकर आता है। वो देखता है कि सतीश को की तबीयत अब ज्यादा खराब हो गई है। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। रात को जब फिर से अमेरिकन बॉम्बिंग करने के लिए आते हैं तो श्वेता फिर से चोरी करने के लिए जाता है और वो आंटी के घर पे जाकर कुछ महंगे कपड़े लेकर आता है। सुबह वो कपड़े बेचने के लिए एक महिला के घर पे चला जाता है। दूसरी तरफ सतीश को देखती है कि श्वेता शेल्टर में नहीं है और यहाँ से वो महिला कपड़े खरीदने के लिए मना कर देती है। श्वेता निराश होकर वापस शेल्टर आ जाता है। वो देखता है कि बाहर सतीश को गिरी हुई है। वो उसे उठाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है और उसे अच्छे डाइट की जरूरत है। तो श्वेता उसे लेकर बाहर आता है और वो सोचता है कि वो माँ की सारी सेविंग बैंक से निकाल लेगा और सतीश को ठीक करके रहेगा। दूसरे दिन श्वेता बैंक जाकर पैसे निकाल लेता है। वहाँ पर लाइन में खड़े 2 शख्स बातें कर रहे थे और वो कहते हैं कि जापान ने जंग में सरेंडर कर दिया है। श्वेता कहता है कि क्या हम जंग हार गए हैं? तो वो शख्स कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं? और श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था और इतना महान एम्पायर इतनी जल्दी कैसे हार गया, क्योंकि उसके पिता अभी भी जंग में थे। और वो कहता है कि सारी लड़ाकू जहाजें पानी में डूब गई हैं और अब कुछ नहीं बचा है। श्वेता उस शख्स को गुस्से में पकड़ लेता है क्योंकि उसके पिता भी नेवी में होते हैं और वो शख्स उसे धक्का देकर गिरा देता है। वो बाहर
बाहर आकर अपने पिता की तस्वीर देखता है तो उसे पता चल गया था कि अब उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है। सिएता शेल्टर के पास आता है तो सेतिस्को की हालत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उसे वाटरमेलन का एक बाइट देता है। इसके बाद शाम को काफी तेज बारिश हो रही थी और हम देखते हैं कि सेतिस्को ने दम तोड़ दिया है। सेतिस्को इस बात से बहुत उदास हो जाता है। सुबह जाकर वो बाजार से लकड़ी का बॉक्स खरीद कर लाता है जिसमें कि वो सेतिस्को को रख सके। और इस दिन इस गांव में सभी खुश होते हैं क्योंकि जंग खत्म हो गई थी। सिएता उस लकड़ी के बॉक्स में सेतिस्को को सुला देता है और उसका डॉल और चॉकलेट का डब्बा उसके पास रख देता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा प्यार था। पर सिएता वो टिन का डब्बा अपने पास रख लेता है याददाश्त के तौर पर। वो जलाने से पहले आखिरी बार सेतिस्को का चेहरा देखता है। चिता जलने तक वो वहीं पर बैठा रहता है तो सिएता उसकी राख को उसी टिन के डब्बे में भर लेता है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि सिएता एक रेलवे स्टेशन पे है। उसकी तबीयत काफी खराब होती है और कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो जाती है। वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी आकर उसके पास से वो टिन का डब्बा उठा लाता है। वो उस टिन के डब्बे को उठाकर बाहर रेलवे स्टेशन से झाड़ियों में फेंक देता है और हम वहाँ पर सेतिस्को की आत्मा को देखते हैं। वो सिएता की लाश को देख रही होती है और तभी वहाँ पर सिएता की आत्मा भी आ जाती है। सेतिस्को उसे देखकर खुश होती है तो सिएता उस डब्बे को उठाकर सेतिस्को को दे देता है और इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं जहाँ से सारा शहर दिखाई दे रहा था। और ये सीन यहाँ पर बहुत ही इमोशनल होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी अकियुकी नोसाका के जीवन पर आधारित है जिन्होंने अपनी छोटी बहन को जंग के दौरान खो दिया था और उसकी डेथ माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई थी और जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानते थे। उसके बाद 1967 में उन्होंने अपनी ये कहानी लिखी। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के बाद जापान के एनिमेशन वर्ल्ड को इस फिल्म ने एक नई ऊंचाई पे लेके गया। शायद ही आपने गिबली स्टूडियो का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम आज दुनिया के सबसे महान एनिमेशन स्टूडियोज में आता है। जीवन का वैल्यू क्या होता है इस फिल्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको साबित किया है। इस फिल्म को देखकर सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग रो पड़े थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान जापान ने ही उठाया था क्योंकि जापान के ऊपर लगातार 2 एटॉमिक बम्स गिराए गए थे। सियासत एक दलदल है जिसमें जो फंसता है वो निकलता नहीं और इसी फंसने के चक्कर में हम आम शायरी आम लोग आते हैं और सियासतदान सियासत तो करते हैं लेकिन उसकी जद में हम आम शहरी आते हैं। इस मूवी की स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और ये मूवी देखकर मैं खुद भावुक हो गया था। ये मूवी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि जब बुरा वक्त आता है तब हमें अपनों और परायों का पता लगता है और ये भी बताता है कि लाइफ में जीने के लिए सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं है क्योंकि अगर प्यार जरूरी होता तो सैता और सत्सुको भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार उनकी बीमारी और इस भूख को नहीं मिटा पाया। ये मूवी ये भी दिखाती है कि जंग कितनी खतरनाक चीज होती है। सैता और सत्सुको तो एक फिक्शनल कैरेक्टर थे पर रियलिटी में जब वर्ल्ड वॉर 2 1945 के दौर में खत्म होने को आया था तब तक पूरे जापान में 1,50,000 बॉम्ब्स गिराए गए थे और जिसमें टोटल 3,30,000 लोग मारे गए थे और ये तो सिर्फ डेड्स का डाटा है। बाकी सैता और सत्सुको जैसे कितने लोग होंगे जो कि सरवाइव करते करते हार गए होंगे। दोस्तों जंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। जंग एक खात्मा होता है और इस खात्मे में सब कुछ खत्म हो जाता है और उसकी जद में आम लोग आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो हमारी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।